स्टूडेंट्स, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आवर्त सारणी और तत्वों के गुणों में आवर्तिता, पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल। देखिए आवर्त सारणी क्या है और इसकी क्यों जरूरत हुई। तो जब रसायन विज्ञान का ज्यादा विकास नहीं हुआ था, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब लोग तत्वों को अंगुलियों पे याद रख लेते थे, क्योंकि इतने गिने चुने तत्व थे जैसे ओसजन, नेत्रजन, हाइड्रोजन। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा तत्वों की खोज होती गई तो उनके गुण क्या होंगे, यानी वो किस तरह से अभिक्रियाएं करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी या त्यागने की होगी, यानी अपचायक गुण होगा या उक्सीकारक गुण होगा, या जितने भी गुणों से संबंधित बातें हैं उनको तो याद रखना दूर की बात, बल्कि तत्वों के नाम याद रखना ही मुश्किल हो गया। तो फिर जब ज्यादा तत्वों की खोज हुई तब जाके उनके वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, और वर्गीकरण को जिस सारणी के रूप में हम लोग, या तत्वों को जिस सारणी के रूप में हम लोग वर्गीकृत करते हैं वो क्या है, हमारी आवर्त सारणी है। तो आवर्त सारणी वास्तव में क्या है, तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण है जिसको हम लोग सारणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अगर ये कहें तो एक वैज्ञानिक था प्राउट। सबसे पहले उसने प्रयास किया। कौन था? प्राउट। प्राउट ने क्या किया, एस साइलेंट यहाँ है ना, प्राउट। तो प्राउट ने क्या किया, ये कहा कि प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसने क्या कहा, प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन यह बात सही नहीं है ना। एक बात और कही इसने, क्या कहा कि जितने भी तत्व हैं सभी का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का पूर्ण गुणज होता है, यानी किसी भी तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। ये n क्या है, यहां n है एक पूर्णांक। n क्या है? पूर्णांक है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये बात कही प्राउट ने, लेकिन ये बात सही साबित नहीं हुई। पहली बात तो ये देखिए, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप होता है वो होता है प्रोटियम, यानी 1H1, जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसमें किसी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने, इसका मतलब सभी के नाभिक में फिर क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर सभी तत्वों का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का पूर्ण गुणज है तो फिर हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ठीक है। तो सभी तत्वों का फिर ऐसे ही होना चाहिए 1 2 3 4 5, कभी दशमलव में नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। कॉपर का कितना होता है 63.5। इसका मतलब इस तरह के परमाणु भार तो होने ही नहीं चाहिए। तो ये थ्योरी जो है ज़्यादा सक्सेस नहीं थी, ज़्यादा सक्सेस छोड़ के सक्सेस ही नहीं थी, यूँ कहते हैं। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया, डोबेराइनर। डोबेरिनर भी लिखते हैं कुछ लोग, है ना। डोबेराइनर कह दो, डोबेरिनर कह दो, डोबेराइनर। इसने क्या किया, तत्वों को 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया। तत्वों को 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया, और जो 3-3 तत्वों के समूह बनाए उन समूहों को त्रिक का नाम दिया। त्रिक, क्या बोला, त्रिक कहा, ट्रायड, त्रिक का नाम दिया।
तत्वों को तीन तीन के समूह में जमाया और ये कहा कि जो बीच वाला तत्व है इसका परमाणु भार शेष दोनों तत्व जो अगल बगल वाले तत्व हैं उनके परमाणु भारों का औसत होता है। जैसे मैं बात करूं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो लिथियम का परमाणु भार जो होता है वो होता है 7 और पोटेशियम का होता है 39। तो जो बीच वाला तत्व है सोडियम उसका परमाणु भार क्या है, इन दोनों का औसत होना चाहिए। और औसत कैसे निकालेंगे, साथ में 39 जोड़ेंगे, साथ में क्या करेंगे 39 जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा 46/2। इसका मतलब इसका कितना आ रहा है 23। और वास्तव में इसका जो परमाणु भार होता है, वास्तव में जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 23 होता है। ठीक है, अब इकाई से संबंधित हम बात मोल कॉन्सेप्ट में कर चुके थे, इसलिए अब इकाई अंडरस्टूड है। अगर एक परमाणु की बात कर रहा है तो 23 AMU हो जाएगा और एक मोल की बात कर रहा है तो 23 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, ये किया उसने, तीन तीन के समूहों में व्यवस्थित किया। ऐसे ही कुछ और ट्रायड बनाए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का होता है 35.5 और आयोडीन का होता है 127। ठीक है, इन दोनों का जब औसत निकालते हैं तो 81.25 आता है। कितना आता है, इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो ये आएगा 81.25, 81.25। लेकिन ब्रोमीन का लगभग आसपास होता है, मतलब एग्जैक्टली सेम तो वो नहीं बता पाया, लेकिन इसका होता है 80। ब्रोमीन का कितना होता है 80। तो पहली बात तो ये है, ये यहीं फेल हो गया कि एग्जैक्टली सेम नहीं बता पाया, यानी सभी का जो औसत परमाणु भार था वो एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा था दोनों के। दूसरी बात, सभी तत्वों को तीन तीन के समूह में व्यवस्थित नहीं कर पाया, यानी सभी तत्वों के ट्रायड नहीं बना पाया, केवल कुछ तत्वों के ट्रायड बना पाया, तो ये भी फेल था डोबेराइनर। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया, न्यूलैंड। कौन आया, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। और इस व्यवस्था में उसने यह देखा कि अगर सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण दर्शाता है। जैसे चलो पहले तो मैं इसकी ये बात लिख देता हूं कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान, पहले तत्व के समान गुण दर्शाता है। प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण दर्शाता है। ठीक, जैसे बात करते हैं लिथियम की, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद उस वक्त तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, जब ये न्यूलैंड ने अपनी बात कही थी तब तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। उत्कृष्ट गैसें कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। तो यहाँ नियोन नहीं आएगा। इसके बाद 8वां जो तत्व आ रहा था वो था सोडियम। तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो उसने ये कहा कि अगर लिथियम को पहला तत्व माना जाए तो सोडियम कौन सा हो गया 8वां। तो 8वां तत्व, प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। अगर इसको पहला मान लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8वां हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के समान गुण प्रदर्शित करेंगे। ये उसी तरह से था जैसे संगीत में स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, यानी सा के बाद 8वां फिर सा ही आता है, सा रे ग म प ध नि और फिर वापस सा। तो इसके अनुसार न्यूलैंड ने क्या किया, अष्टक का नियम दिया। कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम यही है कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, किसके अनुसार, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में,
परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित अगर करेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण दर्शाता है। यही कौन सा नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। एक लुईस कोसेल का अष्टक नियम आता है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। वो ये है कि कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, वो बॉन्ड बनाने के लिए है। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है, इसलिए इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम अलग है और लुईस कोसेल का अष्टक नियम अलग है। ये बात हुई न्यूलैंड की। न्यूलैंड के बाद एक वैज्ञानिक आया, लूथर मेयर। कौन आया, लूथर मेयर। हालांकि लूथर मेयर और जो ये वैज्ञानिक था आपके मेंडलीव, ये दोनों लगभग समकालीन थे, तो हम लोग दोनों को साथ साथ भी पढ़ते हैं और कई बार लूथर मेयर के बाद में हम लोग न्यूलैंड को पढ़ते हैं, क्योंकि लूथर मेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मेंडलीव। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले बात करेंगे लूथर मेयर की। तो जो अपना अगला वैज्ञानिक है वो कौन है, लूथर मेयर। लूथर मेयर, चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही ले लेता हूँ। एक्चुअली इसको क्या है, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। हम पढ़ रहे हैं लूथर मेयर। लूथर मेयर ने क्या किया, इसने तत्वों के परमाणुवीय आयतन और परमाणुवीय द्रव्यमान के बीच में ग्राफ खींचे। किसके बीच में ग्राफ खींचे, परमाणुवीय द्रव्यमान, एक तरफ लिए परमाणुवीय द्रव्यमान और एक तरफ लिए परमाणुवीय आयतन। परमाणुवीय आयतन, एक तरफ परमाणुवीय आयतन लिया और दूसरी तरफ क्या किया, परमाणुवीय द्रव्यमान, और इनके बीच में ग्राफ खींचा। तो जो ग्राफ थे, इनके बीच में ग्राफ खींचा और ग्राफ किस तरह के प्राप्त हुए, ग्राफ इस तरह के प्राप्त हुए, इस तरह के ग्राफ प्राप्त हुए। ठीक है, इस ग्राफ में इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने ये ऑब्जर्व किया कि एक जैसे गुणों वाले जितने भी तत्व थे उनकी ग्राफ में लगभग एक जैसी स्थितियां थी। जैसे यहां पे आएगा लिथियम, तो यहाँ आ रहा था सोडियम, यहाँ आ रहा था पोटेशियम, यहाँ आ रहा था रुबिडियम। तो ये कौन से तत्व हैं, क्षार धातु हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब कौन से हैं, आवर्त सारणी में जो सबसे इधर की तरफ आते हैं, बाईं तरफ, वो तत्व हैं हाइड्रोजन के नीचे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो ये क्षार धातुएं हैं, कौन से हैं, क्षार धातुएं, ये कहाँ पर आते हैं, क्षार धातुएं, ये शीर्ष पर आते हैं। कहां पर आते हैं, शीर्ष पर। ठीक है, फिर उसने क्या देखा दूसरा, कि जो क्षारीय मृदा धातुएं थी वो इसकी डिसेंडिंग, ये जो नीचे नीचे उतरता हुआ भाग है जिसको हम लोग कहेंगे अवरोही भाग। तो जो क्षारीय मृदा धातुएं थी वो कहाँ आ रही थी, अवरोही भाग में। कहां पर आ रही थी, अवरोही भाग में। जैसे लिथियम के बाद कौन, बेरिलियम। हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि बेरिलियम को हम लोग सेकंड ए में पढ़ते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, लेकिन इसको क्षारीय मृदा धातु नहीं कहा जाता है, फिर पढ़ेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो सेकंड ए वाले हैं, इनके जस्ट आगे वाले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब कहाँ आते हैं, उतरते हुए भाग में, यानी अवरोही भाग में। इसके बाद उसने देखा कि जो हेलोजन है, कौन, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसके अवरोही भाग में आते हैं, चढ़ते हुए भाग में। जैसे यहाँ आ गया फ्लोरीन, यहाँ आ गया क्लोरीन, यहाँ आ गया ब्रोमीन, इस तरह से चढ़ते हुए भाग में कौन आ रहे हैं, हेलोजन। और जो इसका पेंदे वाला भाग है, कौन सा भाग, पेंदे वाला, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर आते हैं डी ब्लॉक के तत्व, जिनको आप संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन से तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व। जैसे यहाँ पे आ गया स्कैंडियम, कौन आ गया, स्कैंडियम, इट्रियम, इस तरह के तत्व। ठीक है, टाइटेनियम, इस तरह के जो तत्व हैं ये कहाँ पर आ रहे हैं, पेंदे वाले भाग में, बॉटम में। तो देखिए मैं एक बार वापस से इनको लिख रहा हूँ। जैसे हमने कहा
क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ये कहाँ आ रही हैं क्षारीय मृदा धातुएं? ये कौन से भाग में आ रही हैं ग्राफ के? आरोही भाग में या अवरोही भाग में? जो नीचे उतरता हुआ भाग है उसको हम क्या करें? अवरोही भाग। तो क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं वो ग्राफ के अवरोही भाग में आ रही थी, अवरोही भाग में। और इसके बाद देखिए हमने किसको लिखा? हैलोजन को। हैलोजन ग्राफ के किस भाग में है? हैलोजन ग्राफ के आरोही भाग में है, आरोही भाग में, आरोही भाग में। और हैलोजन के बाद है संक्रमण धातुएं। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं? संक्रमण धातुएं। विस्तार से जानेंगे इनके बारे में आगे। संक्रमण धातुएं ये कहां पर आ रही हैं? ये बॉटम में आ रही हैं, पेंदे में, ग्राफ के पेंदे वाले भाग में। तो इन सब चीजों का उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि एक समान गुणों वाले जो हैं, जिनके गुण समान हैं, एक समान गुण वाले तत्व, एक समान गुणों वाले तत्व बोल देता हूं, इनकी क्या होती है? वक्र में एक समान स्थिति होती है। वक्र में इनकी स्थिति कैसी होती है? समान होती है। तो उससे इसने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब ये जो द्रव्यमान है ना, परमाणुीय द्रव्यमान, ये इंपॉर्टेंट तो है। और इसी से इसका जो समकालीन वैज्ञानिक था, कौन? मेंडेलीव, उसने परमाणुीय द्रव्यमान के आधार पर, जिसको हम परमाणु भार भी कह देते हैं, उसके आधार पर आवर्त सारणी का विकास किया। तो हम आगे बात करते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी। किसकी? मेंडेलीव की। तो ये लीजिए मेंडेलीव की आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आवर्त सारणी, ये पहली आवर्त सारणी थी, सॉरी, ये पहली आवर्त सारणी थी जिसमें तत्वों को वर्गीकृत करने का पहला सफल प्रयास हुआ। ये इससे पहले तत्वों को व्यवस्थित तरीके से किसी ने वर्गीकृत नहीं किया था। तो मेंडेलीव ने क्या किया? इसमें कुछ खास बातें हमें ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखनी है कि इसमें केवल 63 तत्वों को शामिल किया गया था। उस वक्त 63 तत्वों की ही खोज हुई थी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि कितने तत्वों को शामिल किया गया? 63 तत्वों को, 63 तत्व, ठीक है। इसके बाद इसमें दो तरह की पंक्तियां थी। एक तो खड़ी पंक्तियां, ये खड़ी पंक्तियां, एक तो खड़ी पंक्तियां, ठीक है, ये खड़ी पंक्तियां, और दूसरी क्षैतिज पंक्तियां, ऐसे। तो जो खड़ी पंक्तियां थी इनको तो कहा वर्ग, और क्षैतिज पंक्तियों को कहा आवर्त। क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा? आवर्त। ये क्षैतिज है, क्षैतिज पंक्तियां, और ये जो वर्ग हैं ये क्या है? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। वर्ग भी बोल सकते हैं या इनको समूह भी कह सकते हैं। तो इसने क्या किया? जो मेंडेलीव है उसने 7 आवर्त, कितने? 7 आवर्त और 8 वर्ग, 7 आवर्त और 8 वर्ग। 8 वर्ग कौन कौन से? रोमन संख्या में लिखा 1 से लेके 8 तक। 7 आवर्त और 8 वर्गों में इसने तत्वों को वर्गीकृत किया, ठीक है। पहले से 7वें तक के जो हैं, 1 से 7th तक, इनमें 2 उपवर्ग थे। प्रत्येक में कितने उपवर्ग थे? प्रत्येक में 2 उपवर्ग, 2 उपवर्ग, प्रत्येक में 2 उपवर्ग थे। 8वें में कोई उपवर्ग नहीं था और उस वक्त 0 वर्ग नहीं था। ये ध्यान रखना, उस वक्त क्या था? शून्य वर्ग नहीं, 0 वर्ग नहीं था, ये ध्यान रखना है। 0 वर्ग नहीं था, बाद में डिस्कवर हुआ। 0 वर्ग के जो तत्व हैं
उनकी क्या हुई, बाद में खोज हुई, और इसकी खोज की थी रैमसे ने। किसने? रैमसे। शून्य वर्ग जो है, उन शून्य वर्ग में कौन सी गैसें आती हैं? उत्कृष्ट गैसें, और उनकी डिस्कवरी की थी रैमसे ने। ये बाद में हुई थी, उस वक्त शून्य वर्ग नहीं था। तो 63 तत्वों को इसने शामिल किया, 8 वर्गों और 7 आवर्तों में विभाजित किया, और उस वक्त जो है शून्य वर्ग नहीं था। इसके बाद देखिए और क्या क्या कहा इसने कुछ तत्वों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ा। कुछ तत्वों के लिए क्या किया? आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ा। और रिक्त स्थान छोड़ने के बाद यह भी कहा कि यहां पर जो आएगा तत्व, उसके गुण कुछ इस तरह के होंगे, यानी उनके गुणों का पूर्वानुमान भी लगाया। गुणों का पूर्वानुमान लगाया, और ये जो पूर्वानुमान लगाया ये पूरी तरह सही साबित हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी बड़ी उपलब्धि थी। बाद में जब खोज हुई ना तत्वों की, बाद में ये पूर्वानुमान सही साबित हुआ, और ये उपलब्धि मानी जाती है मेंडलीव की आवर्त सारणी की, कि इसने नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन दिया। तो मैं ये कह दूं कि ये वाला जो पॉइंट है, इससे कह सकते हैं कि नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। उदाहरण देखते हैं हम। देखिए, नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। उदाहरण देखिए, जैसे उसने गैलियम जो है इसके लिए जगह छोड़ी, और इसके बारे में कहा कि ये एल्यूमिनियम की तरह होगा, तो इसके लिए नाम दिया उसने एका एल्यूमिनियम। गैलियम के बारे में क्या कहा कि ये तत्व जो है इसके गुण एल्यूमिनियम की तरह ही होंगे, इसलिए उसको एका एल्यूमिनियम कहा, और ये बाद में सही साबित भी हुआ। ये गैलियम एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे आता है, वो भी त्रिसंयोजी होता है, ये भी त्रिसंयोजी होता है, बहुत सारे गुण जो हैं इनके समान होते हैं। ऐसे ही स्कैंडियम जो है इसको एका बोरोन कहा, एका बोरोन, तो इसके लिए भी सही है। ये भी बोरोन से काफी गुण जो हैं सिमिलर दर्शाता है, गुणों से समानता दर्शाता है, वो भी त्रिसंयोजी, ये भी कैसा होता है? त्रिसंयोजी। तो ये इसकी बड़ी उपलब्धि थी। अब देखिए और क्या किया, एक चीज और की इसने, कि कुछ तत्व ऐसे थे, जैसे बेरिलियम था। बेरिलियम इसको पहले त्रिसंयोजी मान के, और इसका जो परमाणु भार था, एक्चुअली क्या होता है, जो परमाणु भार होता है ना, वो होता है उस तत्व का जो तुल्यांकी भार होता है, उसको उसकी संयोजकता से गुणा करने पर प्राप्त होता है, संयोजकता से। तो पहले ये मानते थे कि ये बेरिलियम जो है ये एल्यूमिनियम के जैसे गुण दर्शाता है, इसको त्रिसंयोजी माना, और तुल्यांकी भार इसका 4.5, जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो 13.5। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, इसमें संशोधन किया। यह भी उसकी उपलब्धि थी, उसने इसमें संशोधन किया, और उसने ये कहा कि नहीं, ये त्रिसंयोजी नहीं होगा, ये द्विसंयोजी होगा, और जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 9 आएगा। तो इसमें संशोधन इसने किया, मेंडलीव। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि परमाणु भार में संशोधन का कार्य किया उसने। परमाणु भार में संशोधन का कार्य किया, परमाणु भार में संशोधन किया। एक तत्व और है, थैलियम, बोरोन परिवार में सबसे नीचे, उसमें उसके भी परमाणु भार में इसने संशोधन किया। लेकिन कुछ कमियां थी, है ना, जिनकी वजह से इस आवर्त सारणी को आज हम नहीं पढ़ते हैं, इसमें संशोधन की आवश्यकता हुई। वो कमियां हालांकि आज भी जो हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें भी कुछ हद तक बरकरार हैं, लेकिन वो कमियां कौन कौन सी हैं, तो मैं यहाँ डिमेरिट्स लिख देता हूँ, इसकी कमियां या इसके दोष, कमियां या दोष। ठीक है, तो कमियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो देखो, जो आज भी बरकरार है वो है हाइड्रोजन की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन की स्थिति क्लियर नहीं है। हाइड्रोजन को कभी फर्स्ट ए में डाल दिया जाता है, कभी हैलोजन के साथ डाला जाता है, क्षार धातुओं के साथ या हैलोजन के साथ, यह आज भी क्लियर नहीं है।
ठीक है, क्यों क्लियर नहीं है इसको हम आधुनिक आवर्त सारणी की कमियों में विस्तार से जानेंगे। दूसरा, ये जो लेंथेनाइड होते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनकी स्थिति भी आज भी आधुनिक आवर्त सारणी की भी कमी मानी जाती है। तीसरी जो इसकी मुख्य कमी थी वो ये थी कि एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिक होते हैं, और जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो इनके क्या होते हैं, तीनों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो जब एक ही तत्व के परमाणु भार के अनुसार जब उनको तीनों समस्थानिकों को जमाओगे तो फिर आवर्त सारणी में क्या होगी, स्थिति अलग अलग होगी, जो कि सर्वथा अनुचित है। इसका मतलब ये इसकी कमी है। तो मैं ये कह दूं कि इसकी कमी एक ये भी है, क्या, कि ये समस्थानिकों की स्थिति को क्लियर नहीं कर पाता, समस्थानिकों की स्थिति, आइसोटॉप्स की पोजीशन। एक कमी ये थी कि ये जो परमाणु भार के अनुसार जमाने की बात कही थी, ये तो इसने खुद ने कही थी, लेकिन उसमें भी इसने खुद ने ही गड़बड़ कर दी। होना ये चाहिए कम परमाणु भार वाले को पहले और ज्यादा परमाणु भार वाले को बाद में जगह दी जानी चाहिए, लेकिन कुछ असंगत युग्म भी थे इसकी आवर्त सारणी में जो इसने खुद ने ही बताए थे। वो क्या है, देखिए, असंगत युग्म। असंगत युग्म में आप याद ऐसे रख सकते हैं, देखो, एक तो था आर्गन और पोटेशियम का, एक था कोबाल्ट और निकल का, एक था टेल्यूरियम और आयोडीन का, और एक था थोरियम और प्रोटेक्टिनियम। ठीक है, इस तरह से थे, आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल, टेल्यूरियम, आयोडीन और थोरियम, प्रोटेक्टिनियम। आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं। आमिर खान, ये रहा, ये क्यों नहीं, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी। ठीक है, आमिर खान, क्यों नहीं, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी। तो ये इसके असंगत युग्म थे, यानी आर्गन का परमाणु भार जो है वो पोटेशियम से ज्यादा है, आर्गन का होता है 40 और पोटेशियम का है 39। ठीक है, ऐसे ही कोबाल्ट, निकल, टेल्यूरियम, आयोडीन और थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, ये क्या है, असंगत युग्म थे, जिनमें ज्यादा परमाणु भार वाला पहले रखा गया और कम परमाणु भार वाला बाद में रखा गया। ये इसकी मुख्य कमियां थी। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इससे पहले एक वैज्ञानिक आया, इसके विकास से पहले, वो था हेनरी मोजले। मोजले ने क्या किया, अलग अलग तत्वों पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाई, इलेक्ट्रॉनों का बॉम्बार्डमेंट कराया। तो इलेक्ट्रॉन की जब किसी परमाणु पर बौछार करवाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्यतम कोषों को भेदता हुआ अंदर की तरफ जाता है, और अंदर जब नाभिक में वो टक्कर करता है तो एक प्रक्रिया होती है जिसको फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग कप्पा कैप्चर के नाम से। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रग्रहण हो जाता है नाभिक के द्वारा, और वहां से क्या होता है, एक्स किरणों का उत्सर्जन होता है। कौन सी किरणें निकलती हैं, याद रखिएगा, जब परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की बौछार करवाई जाती है तो एक्स किरणें निकलती हैं। और मोजले ने क्या कहा, मोजले ने ये कहा कि जब हम लोग अलग अलग तत्वों पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार कराएंगे तो जो निकलने वाली एक्स किरणें हैं उनकी जो आवृत्ति है उसका वर्गमूल परमाणु के परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है। यानी मैं ये कह दूं, काम की बात ये कही उसने कि परमाणु क्रमांक, उससे पहले जितने भी वैज्ञानिक आए थे उन सब ने ये कहा था कि तत्वों के गुण जो हैं वो किस पर निर्भर कर रहे हैं, परमाणु भारों पर। ठीक है, लेकिन पहला वैज्ञानिक मोजले है जिसने ये कहा कि नहीं, परमाणु भारों पर नहीं, परमाणु भार से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, परमाणु क्रमांक। तो ये जो है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोजले के बारे में पढ़ रहे हैं। मोजले, हेनरी मोजले, मोजले ने नियम दिया जिसको आप लोग आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम। अब यहाँ पे हम लोग, हालांकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हम लोग पढ़ सकते थे मेंडलीव का आवर्त नियम, लेकिन दोनों आवर्त नियम साथ साथ पढ़ने के लिए तुलना हो जाए दोनों में, इसलिए मैंने वहां पर वो नियम नहीं बताया, मैं यहीं पर बता रहा हूँ। एक तो है आधुनिक आवर्त नियम, ये किसने बताया, मोजले ने। ये किसने दिया भाई, मोजले ने, आधुनिक आवर्त नियम। और इसके साथ ही हम लोग कौन सा नियम पढ़ेंगे, मेंडलीव का आवर्त नियम। तो देखिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, मोजले ने क्या कहा कि जो एक्स रे हैं, एक्स किरणें जो हैं, उनकी आवृत्ति किस पर निर्भर कर रही है,
उनकी आवृत्ति परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? परमाणु क्रमांक पर। इसका मतलब जो परमाणु क्रमांक होता है वो तत्व की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है तत्व का, यानी उस पर जो है वो भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करेंगे। तो आधुनिक आवर्त नियम यही है कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं, तत्वों के कौन से गुण? गुण दो तरह के होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो किस पर निर्भर करेंगे? परमाणु क्रमांक पर। भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, या यूं कह दूं कि उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या है? तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। आवर्ती फलन का मतलब क्या है? आवर्ती फलन का मतलब यह है कि जब आप परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करेंगे तो एक निश्चित समय के बाद क्या होगा? उनका रिपीटेशन होगा, उनकी पुनरावृत्ति होगी, उनका दोहरान होगा। जबकि पहले वाला जो आवर्त नियम था, पुराना आवर्त नियम जिसको आप कह सकते हैं, जिसका मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपयोग हुआ, वो क्या था? पुराना आवर्त नियम वो ये था कि ये जो रासायनिक और भौतिक गुण हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? गुण जो हैं वो परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। यानी यूं कह दूं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन बताए गए थे? पुराने में तो परमाणु भार के, लेकिन आधुनिक आवर्त नियम में किसके बताए गए? परमाणु क्रमांक के। और यही आधुनिक आवर्त सारणी के विकास का मुख्य आधार बना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो हेनरी मोजले के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? हेनरी मोजले के नियम पर आधारित है। चलिए हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम लोग एक अलग से क्लास रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।